जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि ओरिजिनल पेपर जो है, पीछे ओल्ड पेपर रहे हैं वो पेपर करवाओ, तो मैंने कहीं से पेपर निकाले हैं और मैं ये पेपर करवाने वाली हूँ आज। ये पेपर जो है मैंने देखा तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, नॉर्मल सा पेपर था। तो हम टारगेट इसमें हमारा रखेंगे 45 प्लस क्वेश्चंस का, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे, 45 प्लस तो हमको राइट करने ही है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लाइव चैट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो पेपर्स हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे। सभी फौजी, जितने भी फौजी देख रहे हैं इस बार, सभी चैनल को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जीके का है। आपको पता ही है, जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, 4 आपके सब्जेक्ट रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। वैसे तो अक्षरधाम मंदिर जो है काफ़ी जगह है, लेकिन एक प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर है, वो आपको बताना है कहाँ पे है। तो वो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। ये जो क्वेश्चन है वो 3 बार मैंने देखा है आर्मी के एग्जाम में आ चुका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। अक्षरधाम मंदिर का कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। अब अगर पूछे कि ये मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है, कौन से भगवान को समर्पित है, तो ये स्वामी नारायण को समर्पित है, ठीक है, स्वामी नारायण को, ठीक है। तो ये अगर हार्ड पूछना चाहें तो ये भी पूछ सकते हैं, तो स्वामी नारायण को समर्पित है। ये कब इसका निर्माण हुआ, तो 1992 में इसका निर्माण हुआ, ठीक है, 1992 में इसका निर्माण हुआ। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है। कुछ यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे यहाँ पे, तो ये मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना आप। कुछ और मंदिर है जो यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्री वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे है या लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कुछ इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन कवर करते जाएंगे। बिरला गीता मंदिर कहाँ पे है, तो बिरला गीता मंदिर हरियाणा में है। अग्रोहा धाम भी हरियाणा में है, ठीक है, अपने हिसार के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी तमिलनाडु में है और रामनाथ स्वामी मंदिर भी तमिलनाडु में है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है। सिंचाई के लिए जो सबसे बड़ी नहर है भारत में, उसका नाम आपको बताना है। तो सबको पता ही है, इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है, सबको दिख रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर है। रायपुर, इसमें सोचने वाले तो कोई बात ही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, वो भी आप लोग पढ़ लेना जब मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूं, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे देख लेंगे कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एक गौंड साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। अगर पूछा जाए गौंड साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो वो बिलासपुर थी, जो कि अब कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और ऐसा पूछा जाए कि तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, तो तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। कौन सी है, हैदराबाद। और कर्नाटका की, यानी कि कर्नाटक की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो बेंगलुरु है, ठीक है, यानी कि बेंगलोर। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा कर लिए हैं यहाँ पे, ये भी आपको आने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको बताना है, तो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में, तो आप बता देंगे कि राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। क्योंकि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये मुझे याद है, आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना डीपली नहीं पूछते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका यूपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है आपके सामने। ये यहाँ पर देखो दिया हुआ भी, अगर डीपली क्वेश्चन आए कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यूपी में निवास करता है, तो 17.35%।
17.35% ओनली यूपी की जनसंख्या है, ठीक है। और दूसरा बड़ा राज्य की बात करें जनसंख्या के अनुसार तो दूसरे नंबर पे आता है बिहार, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की, सबसे छोटा राज्य है सिक्किम है जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप, ठीक है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले कुछ एक यहाँ पे चीज़ें दी हुई है, वैसे तो आप टेलीग्राम पे पढ़ ही लेंगे, बट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। भारत में पहली समक्रमिक जनगणना कब हुई थी, तो ये 1881 में हुई थी समक्रमिक जनगणना, ठीक है। और 1901 से यह प्रत्येक दशक में यानी हर 10 साल बाद होना स्टार्ट हो गई। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं जो आपको देख लेने हैं, मैं आपको ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, बिकॉज हमें क्या बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और इतना टाइम नहीं बचेगा हमारे पास कि एक चीज़ हम देख पाएँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में है? कालाहारी रेगिस्तान आपको बताना है, तो ये साउथ अफ्रीका में है, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में ये स्थित है, ठीक है। ये जो है एक अर्ध शुष्क रेतीला रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? अर्ध शुष्क रेतीला रेगिस्तान है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत में बात करें तो भारत में थार रेगिस्तान है। कौन सा है? थार रेगिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आ चुका है आपके सामने। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी से बता दो। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया, ठीक है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा अब, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप टेलीग्राम पे पढ़ लेंगे। देखो, अगर योग्यता की बात करें उपराष्ट्रपति की तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत का सदस्य वगैरह तो आपको पता ही है। और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। भारत में पहली बुलेट ट्रेन कौन से शहरों को जोड़ेगी? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ेगी। कौन से शहरों को? अहमदाबाद और मुंबई को। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये 1600 ईस्वी में बनी थी। यहाँ पे भी 2 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, 1600 ईस्वी में। और इसकी जो आज्ञा है वो किससे ली गई थी? तो वो जहांगीर से ली गई थी। किससे ली गई थी? जहांगीर से। ऐसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्थायी कारखाना कहाँ पे सबसे पहले स्थापित किया? तो वो सूरत में किया था। कहाँ पे किया था? सूरत में किया था। कब किया था? तो वो 1613 ईस्वी में। कब किया था? 1613 ईस्वी में किया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूसलीपट्टनम में जो इन्होंने कारखाना स्थापित किया था वो कब किया था? तो वो 1616 में किया था। कहाँ पे? मूसलीपट्टनम में, ठीक है, मूसलीपट्टनम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं, ये आप देख लेंगे। मैं टेलीग्राम पे अच्छे से शेयर कर दूंगी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने आएगा। कितने देश सार्क के सदस्य हैं? कितने देश सार्क के सदस्य हैं? तो इसमें 8 देश हैं। आपको ध्यान ही होगा 8 देश जो हैं वो सार्क के सदस्य हैं, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो ये 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ढाका में हुई थी। कहाँ पे हुई? ढाका में हुई थी, ठीक है। तो और इसका आपको पूछा जा सकता है कि इसका जो ऑफिस है वो कहाँ पे है? तो ऑफिस आप क्या बताएंगे? यानी मुख्यालय जो है इसका नेपाल में है। मुख्यालय कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल में कहाँ? काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। मुख्यालय, ये कुछ क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा में पूछे जा सकते हैं आपसे, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश के नीचे दिया हुआ भी है, यहाँ से आप पढ़ लो। हाँ, ये देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जो हैं इसके देश हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है, जल्दी से बता देंगे। तो ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो सी राजगोपालाचारी ने किया। इतना ज़्यादा डीपली तो नहीं आना चाहिए। चलिए, हाँ ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होगा वो मैं खुद आपको बताती जाऊंगी। तो कोलकाता में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो है कोलकाता में। ठीक है, और विश्व में सबसे बड़े की, ये भारत की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? भारत की। और विश्व में सबसे बड़ा पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, तो वो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। एक जनता एक राज्य एक नेता की नीति किसकी थी? तो ये हिटलर की थी। किसकी थी? हिटलर की। ठीक है, चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तानाशाही था, ये आपको पता ही है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है ये दिया हुआ भी है, तो ये आप देख लेना बाद में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये काफ़ी बार आता था जब हम छोटे भी थे और कंप्यूटर का एग्ज़ाम देते थे, तो चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वही है 10 तक की जो हमने स्टडी की है ना, क्वेश्चन वही है। अगर उस टाइम हम अच्छे से सही से पढ़ लेते ना तो अभी इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया है। मोहन बागान किस खेल की एक टीम है? मोहन बागान, तो ये फुटबॉल की टीम है। किसकी है? फुटबॉल की। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 15 पे। किसमें आते हैं? 15 पे। ठीक है, यहाँ अच्छा 14 पे आए हैं। 14 पे आए हैं तो 14 में है रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक कौन थे आपको बताना है। तो ये लेनिन थे। कौन? लेनिन। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे अब आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 पे ये एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे है ना, तो इसको स्क्रॉल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट डोंट वरी, हम कर लेंगे। विश्व का सबसे गहरा महासागर, इतना इजी क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं देखा। तो प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। ये तो 5th क्लास से आना स्टार्ट हो गया था, हमारा जो सामाजिक विज्ञान रहता था उसमें। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया आपका? राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपकी जो जीके है वो यहाँ पे समाप्त हो गई थी 15 क्वेश्चन में। अब आपकी जीएस चालू हो गई है। ठीक है, समझ रहे हैं? जीएस चालू हो गई है, सभी को सही जवाब देने हैं। आम नमक का सूत्र, जो साधारण नमक होता है, आम का मतलब क्या बोला है? आम नहीं बोल रहा है, ये साधारण। ठीक है, साधारण, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, NaCl है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आएगा आपके सामने। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है कि पानी का सूत्र कितना है। पानी का सूत्र H2O होता है। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र KCl होता है। ठीक है, और जो जिनोन का सूत्र होता है, जिसको महान गैस भी बोलते हैं, तो उसका XE होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ जाएगा। 17, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? शीतल पेय में आपको बताना है, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है, शीतल पेय मतलब समझ गए ना, कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भरी जाती है। हम यहाँ पे धीरे धीरे कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि हम समझते भी जा रहे हैं साथ में क्वेश्चंस को और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देख रहे हैं। बाकी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, इजीली आप 40 मिनट्स भी नहीं लगेंगे आपको, जल्दी से आप कर लोगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए PDF शेयर की जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, रेजिस्टेंस जो होता है उसका एसआई मात्रक आपको बता देना है यहाँ पे। तो ये ओम होता है, कई बार मैंने करवाया भी है, ओम। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, एम्पियर आपको पता ही है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो ये दो भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे मात्रक वगैरह, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है।
कौन सा 19। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? तो ये 273.15 केल्विन के बराबर है। ठीक है, 273.15 केल्विन के बराबर होगा ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा अभी। ये आपको संबंध मिल जाएगा पैमानों में, तो इससे आप मान निकाल सकते हैं इजीली, रटना भी ज़रूरी नहीं है, और अगर आपको याद रहता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई कौन सी है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई कई बार करवा चुकी हूँ, प्रकाश वर्ष है। ठीक है, प्रकाश वर्ष 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, पारसेक भी खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है, इसको भी आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन सा नहीं है ये आपको बता देना है। तो इतना इजी क्वेश्चन, तो आपको पता है ये टेलीविज़न होता है, संगणक यानी कि कंप्यूटर, संगणक यानी कंप्यूटर बोल रहा है ये। ठीक है, कंप्यूटर भी होता है, रेडियो भी होता है। तो बल्ब जो है, बल्ब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बल्ब जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं, अगर ऐसे पूछ लेना तो इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं होती। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक जो डिवाइस है वो इसमें नहीं होती। और हम यहाँ पे ऐसे मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो होंगे जिनमें अर्धचालक डिवाइस होगी, अर्धचालक। ठीक है, लाइक सिलिकॉन वगैरह एग्जाम्पल ले सकते हो आप। सिलिकॉन वगैरह क्या होती है? अर्धचालक होती है। और ये डिवाइस ग्रीन कलर की आती है ना, जो लगी होती है, कोई उपकरण खोल के देखना कभी, तो ये इसमें बल्ब में नहीं पाई जाती, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मानते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हम। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छे से समझाया हुआ, ये देख लेना आप लोग। 22, इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व किस धातु से बना होता है? हीटिंग तत्व किस धातु से बना है वो आपको बताना है। तो ये नाइक्रोम से। ठीक है, कौन सा होगा? नाइक्रोम से बना होता है। हीटर जो होता है ना, हीटर में इस तरह से जो घूमते हुए तार आपको दिखाई देते हैं हीटर में। ठीक है, ये क्या है? हीटर है। हीटर में जो घूमते हुए से वायर आपको दिखाई देते हैं, ये किसके बने होते हैं? ये नाइक्रोम के। ठीक है, किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। समझ गए? चलिए, अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, अगर हार्ड पूछना चाहे तो नाइक्रोम के क्यों बने होते हैं? क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक जो होता है, उच्च गलनांक होता है इसका। ठीक है, उच्च गलनांक होता है, इसलिए नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस इसका जो है गलनांक होता है। ठीक है, इसलिए इसके बनाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो यहाँ दिया हुआ भी है, ये देख सकते हैं आप, गलनांक उच्च होता है, उच्च विद्युत प्रतिरोधकता होती है, और इस कारण से ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ गया है। जब नीले लिटमस पेपर को एसिडिक एसिड में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो देखो, एक सूत्र होता है, हमारे सर ने बताया था जब हम छोटे थे कि अनिल को याद रख लो। अनिल कपूर है ना, अनिल को याद रख लो। अ का मतलब होता है अम्ल, नी का मतलब होता है नीला, और ल का मतलब होता है लाल। तो ये एक याद रख लो, इससे आपको पूरा याद हो जाएगा। अम्ल नीले को लाल में बदलता है, अम्ल नीले को लाल में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? नीला लिटमस पत्र है, उसको एसिड में डुबोएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हम। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति बतानी है आपको, कितनी होगी? तो आपको पता है हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अब आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, 25 देख पा रहे हैं सभी? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है आपको बताना है। तो मीथेन है। कौन सा है? मीथेन। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने अभी आ जाएगा, कौन सा, 26, ठीक है। 26 आ गया ना। 26 क्या पूछ रहा है, ध्वनि तीव्रता को किस में मापा जाता है। तो ये डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि वाला लेक्चर मैंने बोर्ड पे करवाया भी था आपको बहुत ही अच्छी तरह से, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये देखो सभी की यहाँ पे दी हुई है, ये देख लेना आप लोग किसका कितना डेसिबल रहता है। पीलिया से पीड़ित रोगी की आंखें किस रंग में बदल जाती है। पीलिया किसी को होता है तो ये तो ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं होगी, आपको पता है ये पीले रंग में परिवर्तित हो जाती है। कैसे रंग में, पीले रंग में। तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीली क्यों जाती है, इसमें एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है बिलीरुबिन, ठीक है। इसका जो स्तर है वो उच्च हो जाता है और उसके कारण पीलिया में जो है पीला रंग दिखाई देता है, ठीक है। त्वचा भी पीली होने लग जाती है और आंखें भी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28। अब तो साइंस होने वाली है, फिर मैथ्स और रीजनिंग आ जाएगी, तो पेन कॉपी ले लेना सभी। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। तो कॉपर का किया गया था। ए ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो 29, वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, आपको बताना है। वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, तो 21% है, ठीक है। 21%। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, हम जल्दी से बता दें। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 21%। और सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा। कमेंट करके बताएंगे कितनी है सबसे ज़्यादा। करवाया हुआ है आपको 2-3 दिन पहले, कमेंट करके बता देंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ आ गया ना 78%। चलो ये ऑलमोस्ट 21% हो जाती है, ठीक है, ऑलमोस्ट। अब 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, इसके बाद मैथ आएगी। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से, तो ये आपने कई बार देखा भी होगा, हमारी जो साइंस वाली बुक है 7वीं 8वीं की, उसमें मिल गया होगा। स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और रोग भी दिए हुए हमें मिलेंगे, वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्कर्वी में क्या होता है, इसमें विटामिन सी की कमी आ जाती है, ठीक है। और इसके लक्षण होते हैं कमजोरी, थकान महसूस होना, हाथ पैर में दर्द होना, ठीक है, इस तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है, बाल जो है शुष्क हो जाते हैं, त्वचा, मसूड़े, ज़्यादातर मसूड़े और दांत की समस्याएं हो जाती है, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर एनीमिया का कारण भी बन सकता है। तो इस तरह का ये होता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। तो पेलेग्रा किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन B3 की कमी से। रतौंधी विटामिन A की कमी से। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। गलगन रोग आयोडीन की कमी से होता है। और एनीमिया रोग लोहे की कमी से, यानी आयरन की कमी से। लोहा यानी कि आयरन की कमी से हो जाता है, ठीक है, एनीमिया रोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोग हैं, ये आप कवर कर लेंगे। अब मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। यदि एक संख्या के दुगुने में 5 जोड़ा जाता है तो वह 6 हो जाता है, वह संख्या क्या है, आपको बताना है। देखो इसमें पता नहीं ना संख्या क्या है, तो मान लो, इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, रुकिए, ठीक है। माना संख्या को मान लो, माना संख्या क्या है, x है। संख्या क्या है, x है, ठीक है। अब प्रश्न में जो बोल रहा है वो कर दो, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। प्रश्न में क्या बोल रहा है, संख्या के दुगुने में से, तो संख्या को क्या कर दो, दुगुना कर दिया, कितना हो गया, 2x हो गया। और इसमें 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ दो प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो बराबर 6, ठीक है। अब 2x यहाँ पे रखा है आपका, ये 5 इधर प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 2x इधर पड़ा ही था, 6 में से 5 घटाओगे कितना बच गया, 1 बच गया। और अब ये 2 इधर गुणा में, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, तो 1/2 यानी कि 0.5। 1 में 2 का भाग देना, 0.5 ऑप्शन में है क्या, चेक करो, तो बिल्कुल है। ये 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ गए, काफ़ी ईजी है। जो ये बोले वो काम करते जाओ, हमें कुछ अपनी हासिल पाई नहीं लगानी, अपने आप आंसर जो है आ जाएगा आपका, ठीक है, अपने आप आंसर आ जाएगा। मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब दिख रहा है सभी को अच्छे से। 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित कीजिए। वैसे तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मीटर को पहले किलोमीटर में चेंज करें, तो 1
किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। बट इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो कुछ भी नहीं करना, जो भी संख्या दी है उस संख्या को लिखो, लिख दिया 35 दिया था 35 लिख दिया, और जो भी दिया हो उसको 18/5 से गुणा कर दो। 18/5 से क्या कर दो, गुणा कर दो, अपने आप वो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। तो इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 7 35 और 18 7 126, 18 7 126 होता है ना, एक बार चेक कर लेना, 18 7 126। अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो 20 तक तो पहाड़ है, 20-25 तक याद होने चाहिए। तो 126 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, मिल रहा है, वेरी गुड। तो 1 जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा भी दूंगी टेलीग्राम पे, तो वो देख लेना आप लोग, कोई कन्फ्यूजन रहे तो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया आपका 100 का 25% क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन है, इस एग्जाम में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं। देखो 100 मैंने क्या बताया है, का मतलब हमेशा क्या होता है, गुणा। तो का की जगह क्या लिख दोगे, गुणा। 25 का 25 और परसेंट है ना, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचता है, 25 ही बचता है। ये मैंने आपको करके दिखाया है, पर करके दिखाने वाली कोई बात नहीं थी, कोई खिचड़ी पकाने की आपको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि साफ साफ आपको पता है कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है। अब 100 का 25%, 100 में से 25% देखेंगे तो वो डायरेक्ट ही 25 हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, तो ये करने वाली भी कोई बात नहीं थी, बट करना हो, कुछ डिजिट और आ जाए, नंबर और आ जाए, तो वो इस तरह से करते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ गया है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी मैं PDF, तो वो देख लेना। एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपये था, ठीक है, उसमें 14% की वृद्धि की गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, वृद्धि करनी चाहिए। तो नया वेतन ज्ञात कीजिए, नया वेतन ज्ञात करना है। ठीक है, पहले कितना था, 20,000 था। देखो पहले कितना था, 20,000 था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है, 100% होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना। तो पहले उसका वेतन अपने आप में कितना था, 100% था। अब कितने की वृद्धि हो गई, 14% की वृद्धि हो गई। तो 100 तो पहले ही था और 14 अब वृद्धि हो गई, तो 100 + 14 कितने हो गए, 114 हो गए ना। 100 + 14 कितने हो गए, देखो यहाँ लिख देती हूँ, 100 + 14 कितने हो गए, 114। ठीक है, तो वृद्धि कितने की हो गई, 114 की। तो यहाँ मतलब वृद्धि 14 की हुई है, बट हमें यहाँ पे क्या लेना है, 114। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 114 लिखा, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना आपकी चीज़। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और इसको इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 जीरो तो हमारे वैसे भी यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, ये वाले, और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होता है, 8 हासिल 2 और 2। ठीक है, ये आपने 22,800 रुपये, 22,800 रुपये आ जाएंगे, गुणा कर लेना सीधा नहीं आए तो 22,800 रुपये ऑप्शन में मिल रहे हैं क्या, बिल्कुल मिल रहे हैं, 3 नंबर ऑप्शन में, तो राइट हो जाएगा। तो इस तरह से देखना है, डायरेक्ट आप 14% मत निकाल देना, वरना वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। फिर अगर आप ऐसे करना चाहो तो एक तरीका और है इसका, मैं आपको बता देती हूँ इसी का एक तरीका। अगर आप 20,000 का 14% निकालना चाहो तो पहले 14% निकाल लो, तो जो भी यहाँ पे उत्तर आए उस उत्तर को 20,000 में क्या करो, जोड़ दो। क्या करो, 20,000 में जोड़ दो, तो भी यही आएगा। क्या आएगा, यही आएगा। तो इससे अच्छा डायरेक्ट 114% निकाल दें। समझ गए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 सभी को समझ में आ रहा है, एकदम ईजी तरीके से मैं बता रही हूँ, और पेपर भी काफ़ी ईजी है, आप सभी क्वेश्चन कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। तो पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए पहले तो आपको इन सभी का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, और फिर देखने होंगे कि किसके जो है पेयर्स बन रहे हैं। तो पहले 1935 का करते हैं हम, चलो कर लेते हैं यहाँ पे 1935 का। देखो 5 से सीधा सीधा पहले चला जाएगा, तो 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से इसको काटते हैं तो 5 3 15, 4 बच जाएगा, 5 8 40, 3 बच जाएगा, 5 7 35। ठीक है, अब ये 5 से तो नहीं जा रहा, अब ये 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निम 27, ये बच जाएगा। इसके बाद में दोबारा 3 से जा रहा है, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। अब 43 जो है वो आपको पता है कि वो किसी से डिवाइड नहीं होती, तो वो 43 से ही डिवाइड होगी, तो यहाँ 43 एकम 43। ठीक है, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके देख लिया।
तो ये तो संख्या नहीं हो रही, क्योंकि इसमें देखो 5 और 43 का पेयर नहीं बन रहा, सिर्फ 3 का ही पेयर बना है, 3 का ही जोड़ा बना है। तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग में क्या होता है, पूरे पूरे पेयर बनने चाहिए, पूरे पूरे जोड़े बनने चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी 1520। 1520 में चेक करेंगे तो आपको पता है ये लास्ट में 0 हो तो वो 2 से और 5 से ज़रूर डिवाइड होती है। तो पहले हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 साते 14, 2 छिके 12, 0 डिवाइड करना है, 2 का भाग दे रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना आपको। वापस 2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ इसको, 2 तिया 6, 2 आठे 16, ठीक है। वापस मैं 2 से कर रही हूँ इसको, 2 एकम 2 और 2 निमे 18, ठीक है। अब वापस मैं क्या कर रही हूँ, इसको 2 से कर रही हूँ और 2 निमे 18 और 2 पंजे 10, 95 बच्चे हैं मेरे पास यहाँ पे। अब 95 में मैं किसका डिवाइड करूँगी, 5 से कर सकती हूँ। लास्ट में 5 हो ना तो 5 का भाग उसमें ज़रूर जाता है। तो 95 को डिवाइड करूँगी तो 5 एकम 5 और 5 निमे 45, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 निमे 45, तो यहाँ पे 19 आ गया मेरा। क्या आ गया, 19 आ गया। 19 आ गया ना। अब 19 में किसी का भाग नहीं जाता, 19 का खुद का ही जाता है। तो 19 एकम 19, समझ गए। तो ये इसका हमने कर लिया। इसमें देखो 2 के एक पेयर बना, ये पेयर बना, बट 5 का और 9 का कोई पेयर नहीं बना, इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना। जैसे इसमें 5 का नहीं बना था, इसमें 43 का नहीं बना था, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब हमारे पास है यहाँ पे 730। क्या है, 730। 730 को करते हैं तो 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा, ठीक है। 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 2 छिके 12, कितना हो जाएगा, 2 छिके 12, 1 बच जाएगा और 2 पंजे 10, कितना आएगा, 365। अब इस 365 को हम किससे करेंगे, 5 से कर दो। 5 से इसको करेंगे तो 5 साते 35 और फिर 1 बचेगा यानी 15, तो 5 दिए 15, कितना आ गया, 73। इसको वापस 73 से ही हो पाएगा, क्योंकि इसमें और किसी का डिवाइड नहीं होता है। तो ये एक बार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसके भी जोड़े नहीं बने, ना इस 2 का बना, ना 5 का, ना 73 का। लास्ट में मतलब उत्तर क्या बचने वाला है, 1681 बचने वाला है। पर मैं करके दिखा देती हूँ आपको कैसे बचेगा ये। तो इसमें सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। देखो किसका जाएगा, 2 का भी नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, 3 का भी नहीं जा रहा, ना ही 5 का, 7 का, 11, 19, 23 किसी का नहीं जा रहा इसमें। एक्चुअली देखते हैं आगे, 41 से जा सकता है शायद, 41 से जाएगा ये। हाँ 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा भाग, इसमें 4 बार, और फिर कितना बचेगा, 4 बचा 1, तो 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो 41 आएगा, और वापस 41 को 41 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लास्ट में जाके हमें उत्तर हमारा मिल गया है। सक्सेस जरूर मिलती है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो हमने भी थोड़ी सी मेहनत की और हमें यहाँ पे उत्तर मिल गया। इसका देखो पेयर बन रहा है ना, पूरा पूरा पेयर बन रहा है 41 गुना 41 का। तो यानी कि ये कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या। पूरे पूरे पेयर यानी कि जोड़े बनने चाहिए। तो ये पूरा पूरा पेयर बन रहा था, तो ये हो गई। लास्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट होता है, 1681 वाला। तो 4th नंबर ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। समझ रहे हैं सभी। चलो कितना बड़ा तो करना पड़ा, बट उत्तर आ गया तो अब हाँ अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 36। एक्चुअली यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप लोगों के पास कॉपी पेन होगा तो आप लोग जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 496 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 496 कितना सा छोटा सा सवाल है, ये क्या सवाल दे दिया पता नहीं आरबी ने, बहुत ही ईजी सवाल। 496 को 6 से डिवाइड करना है तो कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है भाई। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आठे 48 होता है ना, और 49 में से 48 माइनस करेंगे, 1 बच गया। ऊपर से हमने क्या लिया, 6 लिया, और 6 दूनी 12, 16 में से 12 माइनस किया, 4 बच गया। तो शेषफल कितना बच गया, 4 बच गया। इतना इजी क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन पूछा है भाई। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या पूछा है। हाँ अब थोड़ा लगता है कि ठीक क्वेश्चन आएंगे आगे, देखते हैं ठीक है क्या, या ये भी इजी है। यदि राज ने एक छाता 100 रुपये में खरीदा, राज था, राज ने क्या किया, एक छाता खरीदा 100 रुपये में और उसे 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया, 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो छाते का विक्रय मूल्य बताओ। अरे भाई इतना ईजी क्वेश्चन क्यों पूछा है। 100 रुपये में खरीदा और 10 रुपये के लाभ में बेच दिया, तो 100 और 10 कितने हो गए, 110 रुपये। विक्रय मूल्य क्या हो गया, 110। कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्या करना पड़ा इसमें, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और अगर आपको डिजिट थोड़ी हार्ड दे दे तो आपको कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य
प्लस लाभ, ठीक है, क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि जो भी आपकी, ठीक है, लाभ या हानि जो भी है वो क्या होता है आपका विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमारे पास लाभ है, हम लोग लाभ ही लिखने वाले हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य प्लस हमारा लाभ जो है वो विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य 100 रुपये में खरीदा था, जो खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और लाभ ये 10 रुपये, तो हो गया ना 110 रुपये। समझ गए, कोई दिक्कत ही नहीं थी, समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 38 आपके सामने। 38 दिख रहा है ना। पहले 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए विषम होती क्या है। विषम यानी कि ओड नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या होती है विषम। और सम क्या होती है, अगर सम की बात करें तो सम होती है जिसमें 2 का भाग जाता हो, 2, 4, 6, 8, 10 आगे, ठीक है, ये होती है। और पूर्णांक आपको बताइए, पहले वाली क्लास में आपको पूर्णांक बताए ही थे जो पूर्ण हो अपने आप में। अब चलो नेक्स्ट, ये 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 विषम पूर्णांक लेने आपको, ठीक है, और क्या करना है, उनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य यानी कि औसत ही होता है, एवरेज पूछा है आपसे, माध्य यानी औसत ही होता है। तो 5 पूर्णांक लो। औसत का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था ना, क्या सूत्र होता है औसत का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये सूत्र होता है औसत का। हम लोग बहुत मज़े से कर रहे हैं ये, ठीक है, राशियों की संख्या। तो हमको थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि स्क्रीन पे लिखने में भी थोड़ा समय लगता है, और समझाने में भी, और थोड़ी सी आपसे गपशप करने में, बात करने में भी थोड़ा समय लगता है। बट आप लोग जब इसको बाद में लगाओगे टेस्ट को, तो आप लोग 30 मिनट का भी टेस्ट नहीं है, 30 मिनट से भी कम समय में आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो राशियों का योग कितना हो जाएगा, योग करो, 1, 3, 5, ये राशि थी ना यहाँ पे, ये तो बताई थी मैंने शुरू में, जो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और 9, ये तो हो गई राशियों का योग हो गया। बट्टे में संख्या, संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे दिया हुआ भी है 5, ठीक है, तो 5 संख्याएं हो गई। ये निकाल लो, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, और 7 5 3, 5 और 2 25 हो गए क्या, 25 हो गए ना, एक बार देख लो, हाँ 25, ठीक है। अब बटे में कितना है 5, इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 उत्तर आ गया। ये तो कुछ भी सवाल नहीं है, आराम से आप कर सकते हो ऐसे सवाल, तो चलते चलते ही कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 5 आ गया ना उत्तर, एक बार चेक कर लेना सभी, साथ साथ आप भी चेक किया करो, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, गलत कर दिया तो तब क्या करोगे। चलो 39 नंबर क्वेश्चन आ गया। एक धनराशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। धनराशि यानी कि मूलधन, वो रुपए थे क्या। मानो मैं आपसे उधार रुपए ले लूँ और मैं क्या कहूँ कि आपको मैं 4 वर्ष बाद दूंगी। कितने वर्ष बाद दूंगी, 4 वर्ष बाद दूंगी, और 5% दर से क्या दूंगी, ब्याज दूंगी, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है, ये तो हमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है मैडम ले लो। तो अब मैं आपको 900 रुपये की राशि लौटाती हूँ, 900 रुपये की राशि लौटाती हूँ। अब लास्ट के अंदर जितने हो जाते हैं ना, कि इतना लौटाएगा, कितना लौटाएगा, राशि कितनी हो जाती है, तो वो चीज़ अपने आप में क्या होती है, मिश्र धन होती है। क्या होती है, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन में 2 चीज़ें शामिल होती है, ध्यान रखना, मिश्र धन में 2 चीज़ें शामिल होती है। एक तो वो मूलधन जो आपने मुझे उधार दिया, एक तो वो मूलधन मेन प्रिंसिपल जो आपने मुझे उधार दिया, और साथ में जो एक्स्ट्रा रुपए मैं आपको दूंगी, यानी कि मैं आपको क्या दूंगी, ब्याज दूंगी। आप ऐसे फ्री में थोड़ी ना मुझे पैसे दोगे, आप कहोगे मैडम हमारा क्या फ़ायदा, आपको क्यों पैसे दें। तो मैं कहूँगी कि बच्चों मैं आपको ब्याज दूंगी, ठीक है, यानी मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी इसके अंदर, तो आप मुझे जो है कुछ मूलधन दे दो, कुछ राशि दे दो। तो लास्ट में मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब देखो मिश्र धन 900 रुपये है, लास्ट में इतना हो जाता है, तो मिश्र धन 900 रुपये है, मतलब इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है, ये चीज़ आप समझ गए ना। तो मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और ब्याज से बड़ा ही होता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये हमने देख लिया मिश्र धन, अब आपको पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, तब आप मूलधन तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र PRT/100, यानी कि PRT मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है, पता ही आपको। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साधारण ब्याज यानी कि SI, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को हम P लिख लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, तो P। दर आपको दी हुई है, दर कितनी है 5%, ये क्या है, दर है, तो दर क्या 5,
समय कितना है, समय है 4 वर्ष। ये क्या है, समय 4 वर्ष। समय की जगह क्या लिख दिया 4, बटे में क्या है 100 है, बटे में क्या है 100, ये 4 है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ सोल्व कर रही हूँ मैं। तो ये देखो, ये इसको काट लो, 5 और 4 कितना हो जाता है, 5 चौके 20, और इसको काटेंगे तो ये 20 5 100 होता है ना। तो ये कितना आ गया, SI बराबर, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, सब कट गया, P बचा है, सब कट गया ही, तो 5 चौके 20 कर दिया था ना मैंने, 5 चौके 20, और फिर इसको नीचे काट दिया था, तो और नीचे क्या बचा, 5 बच गया। ठीक है, तो SI क्या बच गया, P बटे 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हम पुट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखो मिश्र धन कितना है 9, इस ये जो पूरी चीज़ है ना इसमें पुट कर रहे हैं हम, वैल्यू पुट करेंगे। तो मिश्र धन कितना है 900, मिश्र धन कितना है 900 बराबर मूलधन, मूलधन को क्या मान रखा है, P मान रखा है। ठीक है, ब्याज क्या है, ब्याज क्या है, मैं यहाँ समझा देती हूँ थोड़ा बड़ा करके। ब्याज क्या है, ब्याज हमने निकाल लिया P बटे 5। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मानो और इसका LCM ले लो 5, 5P और 1P कितना हो जाएगा 6P, कितना हो गया 6P। यहाँ पे कितना बच रहा है आपके पास 900। ठीक है, इसको सरल करो तो 900 यहाँ पड़ा है, ये 5 इधर भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, 6 इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास P। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको काट लो, 3 से काट लो आराम से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 0, इसको काट लो, 150 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 150। अब 150 को 5 से गुणा करोगे तो 15 7 75 और 1 0, 750, कितना आ गया 750 रुपये। ऑप्शन में है क्या, जल्दी से जाकर चेक करो, इतना मेहनत करने के बाद मिल गया उत्तर 3। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से इजीली समझा के बताया, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लिखना भी पड़ता है, तो आप लोग इसको इजीली कर लोगे आराम से, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वह धनराशि जो मैंने आपसे उधारी ली थी ना, वो 750 रुपये मैंने आपसे उधार ली थी, और आपको वापस कितने दिए, वापस दिए 900 रुपये। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आ चुका है, 40 आ गया आपके सामने। यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है, लंब 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी है, तो आधार की लंबाई क्या होगी, आधार की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को। ठीक है, ऐसे बना लो, मैं आपको बता देती हूँ इजीली। ये समकोण त्रिभुज बना लिया समकोण त्रिभुज। ठीक है, 90 डिग्री का कोण होता है आपको पता है। लंब कितना दिया हुआ है इसने, 8 सेमी दिया है, कितना दिया है 8 सेमी, और क्षेत्रफल इसका दे दिया कितना 20 सेमी स्क्वायर, यानी 20 वर्ग मीटर। ठीक है, 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दे दिया। अब ये आपको क्या पूछ रहा है कि आधार की लंबाई ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, आधार की लंबाई। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताओ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो आप, या आपने ऐसे सुना होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये लंब है ना, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, आगे पीछे कर लो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों ही सूत्र सही हैं, एक ही बात होती है दोनों में। ठीक है, समझ रहे हैं ना सभी। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है, 1/2 लंब गुणा आधार या आधार गुणा लंब, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रखेंगे, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो 20 रख दिया। 1/2 का 1/2 हमारा पड़ा है। लंब हमें कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे मैं देखती हूँ एक बार, तो 8 दिया हुआ है। लंब कितना दिया हुआ है 8, तो 8 रख देंगे। आधार हमें ज्ञात ही करना है, आधार तो हमें ज्ञात ही करना है, इसे पढ़ा ही है। अब देखो इसको काट लो, 2 चौके 8, ये 4 इधर गुणा में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में, ये किसका मान आ जाएगा आधार का मान आ जाएगा। काट लो, कितना आ जाएगा 4 5 20, कितना आ गया 5, आधार कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, 5 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ये रहा आपका 5। अब ये 0 5 और 5 एक ही मतलब होता है, कोई नई बात नहीं है, ऐसे मत कहने लग जाना मैडम 0 5 आया है, इतने तो तुम समझदार हो, 0 5 और 5 एक ही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे क्विज वगैरह भी डालते हैं, तो वो भी सोल्व किया करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है 7 14 28 56, और इस ब्रैकेट में क्या आएगा जल्दी से बता दो। हाँ, पीछे वाले क्वेश्चन में 5 जिसने लगाया था ऑप्शन उन सभी का राइट है। अब इसमें क्या आएगा वो जल्दी से बता दो, लाइव चैट बॉक्स में आंसर दो। देखो क्या इनमें एक श्रेणी बन रही है, क्या बन रही है, 7 को 2 से गुणा करो 14,
14 को 2 से गुणा करो 28, 28 को 2 से गुणा करो 56, और 56 को 2 से गुणा करो तो 56 का पढ़ा मेरे को आता नहीं, आपको आता है तो आप जल्दी से कर लो और मैं यहाँ करके देखूंगी मन मन में मेरा गुणा। 112 कितना आ गया 112, तो एक ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी करो, अब टाइम नहीं बचा, जल्दी करो। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। तो इसके लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, जल्दी से बताएं। तो कौन सी होगी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या? तो होगी 1000। कौन सी होगी? 1000, क्योंकि 1000 से नीचे जाएं तो 999 3 अंक आ जाते हैं, तो 4 अंक की सबसे छोटी 1000। और 4 अंक की सबसे बड़ी, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो वो हो जाएगी आपकी 9999, ये आपको पता ही है। इन दोनों का योग ज्ञात करना है। अब क्या इसमें बड़ी समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं आ रही, जोड़ दो इनको। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। 10,999 किस किस का आ रहा है? किस किस का आ रहा है 10,999? जिसका भी 10,999 आ रहा है वो राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ गए हैं। अब तो थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, बहुत जल्दी से कर लेंगे हम। 43, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तय यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 11, और उनका लघुत्तम समापवर्तय यानी कि एलसीएम कितना है 693 यानी 693। यदि एक संख्या 77 है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब आपको ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट और सेकंड, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ को गुणा कर लो, कितना है 693 गुणा एचसीएफ कितना है, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि मैं ज़्यादा लिख पाऊँ। एचसीएफ कितना है 11, पहली संख्या कितनी दी हुई है इसमें, कितनी दी है 73 दी थी, एक बार देख लेते हैं। 77 दी है, तो 77, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात ही करनी है तो वो ऐसी ही पड़ी है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे जल्दी से हम, 77 यहाँ गुणा में, इधर जाके क्या चल जाएगा भाग में, यहाँ 693 तो था ही, 11 था, 77 भाग में आ गया तो सेकंड संख्या आ जाएगी। कुछ नहीं करना, काट लो, 11 एकम 11, 11 सते 77, और 7 को इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बात जाएगा 7 में 63, और फिर कितना बच गया आपके पास में, दोबारा 9 बार जाएगा क्या वापस 63, तो 9, तो 99 कितना आ गया 99 आपकी सेकंड संख्या आ गई, ठीक है। तो कर लेंगे, ऑप्शन है क्या एक बार चेक कर लो, ऑप्शन तो चेक करो, हाँ बी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, सेकंड ऑप्शन, तो ये आपका राइट हो गया, ठीक है। गुणा भाग करने में थोड़ी तेज़ी रखनी है ताकि जल्दी हो सवाल। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ चुका है, ठीक है। 120 इंटू 160 सेंटीमीटर मीटर में है, 160 मीटर आयाम के एक आयताकार मैदान से 40 मीटर इंटू 60 मीटर आयाम के कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा इसमें, आपको पास एक बड़ा आयताकार मैदान है, ठीक है, ये बड़ा है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 120 गुणा 160, ठीक है। ये इसके आयाम दिए हुए हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई दिए हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं तो क्या आता है क्षेत्रफल आता है, जाहिर सी बात है पता ही है। अब इसको काट काट कर छोटे, आपके पास मान लो बड़ा प्लाट है और आप बोलोगे मैं एक साथ नहीं बेचना चाहता, मैं क्या करूँगा उसके छोटे छोटे प्लॉट काट के बेचूंगा। वो छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं उनका आयाम दिया है 40 गुणा 60 मीटर, ठीक है। तो कितने आयताकार भूखंड आप काट पाओगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा करते हैं हम कि जो बड़ा क्षेत्रफल होता है, ठीक है, बड़े वाले का क्षेत्रफल यानी कि 120 गुणा 160 इसमें भाग देते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल है ये बड़ी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े मैदान का क्षेत्रफल लिखूँ क्या, बड़े मैदान का क्षेत्रफल है ये, समझ रहे हो ना। और इसमें भाग देंगे छोटे मैदान का, ठीक है, छोटे मैदान का क्षेत्रफल, ये तो समझ जाए, उत्तर लिखने की कोई बात ही नहीं है। चलो इसमें छोटा मैदान का कितना है 40 गुणा 60। अब ये मैंने इनको गुणा ही क्यों किया है, क्योंकि आयत जो होती है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इनको पहले गुणा करने मत बैठ जाना। कई बच्चे क्या करते हैं पहले अलग से इसको गुणा करके लाएंगे, क्षेत्रफल निकाल के लाएंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल के लाएंगे। क्यों भाई इतना राम कहानी क्यों करनी है, सीधे ही तुम्हें पता है आगे कटेगा तो काट लो ना, 0 से 0, इस 0 से ये 0 क्या बचा 12
यहाँ क्या बचा 16, यहाँ क्या बचा 4, ये क्या बचा 6, ठीक है। सीधा हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 4 चौक 16, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, 8 आ रहा है क्या ऑप्शन में, एक बार चेक करेंगे तो 8 आ रहा है बिल्कुल, ये ऑप्शन में आ रहा है 8, 8 क्या हो गया राइट हो गया आपका। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर सकते हो तुम, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने यहाँ पे, यदि 20 लोग एक कार्य को पूरा कर सकते हैं तो 40 लोगों द्वारा उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। 20 लोग हैं, कितने लोग हैं 20, एक काम को करने में कितने दिन लगाते हैं 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 40 लोगों के द्वारा उस कार्य को कितने दिनों में किया जा सकता है। अब कई इतने महानुभवी होते हैं, वो क्या करते हैं कि 20 को 20 दिन लगे तो 40 को 40 दिन लगेंगे। अरे भाई कैसे लगेंगे, एक तो 20 लोग काम करेंगे तो उनको ज़्यादा दिन में करना पड़ेगा, और 40 लोग आ गए तो वो कम दिन में काम कर लेंगे। लोग ज़्यादा हो गए तो काम कम दिन में कर पाएंगे ना। एक तो तुम अकेले ही कोई काम करो, एक तुम्हारे दो दोस्त साथ में आ जाएं तो तुम जल्दी कर लोगे ना काम को। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे काम उतनी जल्दी पूरा होगा, मतलब उतने कम दिन में पूरा होगा। तो 20 लोग 20 दिन में कर पा रहे थे तो साफ साफ दिख रहा है 40 लोग कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे। साफ दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बताओ जल्दी से, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। चलो कोई ना, अगर इसमें डिजिट चेंज हो जाए, ये तो इजी था तो हम डायरेक्ट कर पाते, अगर डिजिट चेंज हो जाए इसमें तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि कैसा करना है आपको, ठीक है। कुल कार्य निकाल लेना, इसमें क्या करना, कुल कार्य निकाल लेना। क्या करोगे, कुल कार्य कैसे निकालोगे, देखो 20 लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन 20 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया 20 गुणा 20 यानी कि 400, कितना हो गया 400 काम हो गया। काम कितना हुआ कुल कार्य 400। अब ये 400 काम तो उतना ही रहा, ये क्या है कार्य, कार्य तो उतना ही रहा, लोग कितने हो गए, लोग हो गए 40, कितने हो गए लोग 40। तो इस 400 में हम 40 का क्या दे देते हैं, भाग देते हैं, तो हमारे पास कितना आता है 10 दिन आ जाते हैं। कितने आते हैं 10 दिन, मतलब 40 लोग 10 दिन में काम को सल्टा देंगे, पूरा कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया, ये बेसिक से भी कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 होने ही वाले हैं अब तो आपके क्वेश्चन। 6 व्यक्ति एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसलिए 21 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति एक काम को करते हैं, क्या करते हैं, एक कार्य करते हैं, एक कार्य, ये स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक कार्य 7 दिन में, कितने दिन में करते हैं 7 दिन में करते हैं, ठीक है। अब तो 6 की बात हो रही है, आपको 21 का निकालना है। 21 का निकालने के लिए पहले एक का निकालो, एक व्यक्ति एक कार्य करेगा, एक कार्य करेगा बराबर, देखो 6 व्यक्ति को 7 दिन लग रहा था, तो एक व्यक्ति को जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन लगेंगे, तो 7 गुणा 6 दिन, ज़्यादा दिन लग गए ना, 6 7 42 होता है, ठीक है। पर मैं गुणा करूँगी नहीं क्योंकि कट जाएगा, तो ज़्यादा दिन लग गए। अब 21 व्यक्ति से करवाना है, 21 व्यक्ति उसी काम को, 21 व्यक्ति एक कार्य को करेंगे, तो 21 आपको पता है ज़्यादा व्यक्ति हैं तो कम दिन में ही काम कर देंगे। अब 6 व्यक्ति को कितने दिन लगे 7 दिन, तो 21 आदमी है, 21 आदमी को तो बहुत कम दिन लगेंगे, बहुत कम दिन लगेंगे, जल्दी से पूरा कर देंगे। तो देखो ये 7 गुणा 6 था, तो 21 व्यक्ति ज़्यादा हो गए ना, तो कम दिन में काम करेंगे, तो 21 का क्या दे दो भाग दे दो, समझ पा रहे हो, 21 का क्या दे दो भाग, तो इसको काट लो, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, यहाँ पे कितना गया 3, यानी कि 6/3, 3 दूनी 6, 2 दिन में ही कर देंगे। कितने दिन में 2 दिन में ही कर देंगे, 2 ऑप्शन में है बिल्कुल है, ये आपने क्या कर दिया राइट कर दिया। समझ में आ रहा है सभी को। 47 नंबर क्वेश्चन, ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट माइंड से कर सकते हैं, देखो आइडिया लगा लो, और ये मैंने पूरा बेसिक से आपको करके भी दिखा दिया, समझ गए ना सभी। चलो अब ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन आपको कि PALE है, PALE को आप इसी कूट में लिखना है, लिख दो। इसको कैसे लिखा जाएगा आपको देखो, 2 1 3 4, क्या लिखा 2 1 3 4, आगे क्या है आपके पास EARTH यानी अर्थ है, EARTH, इसको क्या लिखा है 4, इसको 1, इसको 5, इसको 9 और इसको 0, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। तो आपको बताना है कि इसको पर्ल को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे PEARL, ठीक है।
मैं लिख के समझा रही हूँ, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, एग्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हो कि पी को क्या लिखा है, ए को क्या लिखा है, ऐसे देख सकते हो, समझ रहे हो। अब पी को क्या लिखा है 2, पी को क्या लिखा है तो 2, पी की जगह क्या लिख देंगे 2। अब आगे क्या है ई पूछा है ना, देखो ई को क्या लिखा है 4, तो ई की जगह क्या लिख दोगे 4। आगे क्या पूछा है ए की जगह ये देखो 1 लिखा हुआ, तो ए की जगह क्या लिख दोगे 1। आगे क्या है आर पूछा है, आर की जगह क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 लिख दोगे। एल की जगह क्या है, एल की जगह कितना है 3, तो एल की जगह क्या लिख दोगे 3 लिख दोगे। ये मिल रहा है कि आपको 24,153 बिल्कुल मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं सभी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये मैंने लिख के दिखाया है आपको समझा के, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा है, बाकी आप लोग करोगे, आप डायरेक्ट देख के कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे 10, 16, 21, 25 इनमें कोई रिलेशन है, वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, क्या इसमें रिलेशन होगा, तो जल्दी से देख के बताएंगे। देखो 6 के अंदर हम 10 के अंदर हम अगर 6 ऐड करें, 10 में 6 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 16 में हम 5 ऐड करते हैं तो 21 हो जाएगा। फिर 21 में हम 4 ऐड करते हैं तो 25 हो जाएगा। मतलब एक एक कम हो रहा है ना, एक एक कम ऐड कर रहे हैं हम। अब देखो 25 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, मतलब इसके अंदर क्या आएगा आपका 28 आ जाएगा। 28 ऑप्शन में मिल रहा है कि एक बार चेक करेंगे तो बिल्कुल मिल रहा है, 4 नंबर ऑप्शन में मिल गया, तो 28 ठीक है। इस तरह से रिलेशन इसके अंदर हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इतने अच्छे से कि मैं टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दूंगी। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें एक आदमी है मोहन, कौन है, एक आदमी लड़का मान लो मोहन नाम है, ये है मोहन, ये क्या मान लिया मोहन। मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है कहाँ। तो देखो पूर्व यहाँ पे है, पश्चिम यहाँ पे है, उत्तर यहाँ पे है और दक्षिण यहाँ पे है, ठीक है। समझ रहे हैं सभी, ये आपको दिशा का ज्ञान हो गया। अब मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे है मोहन मान लिया, तो यहाँ से वो किस साइड चला 4 किलोमीटर, कितना चला 4 किलोमीटर पूर्व में, तो यहाँ पूर्व में चल गया, पूर्व की दिशा में। अब वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाएं जब वो मुड़ता है तो उसका दाहिना हाथ इस तरफ आ जाएगा और बायां हाथ इस तरफ आ जाएगा, और वो क्या करता है वापस चलता है। कितने किलोमीटर चलता है 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वो इस दिशा में यहाँ पे आ गया मानो। अब वापस वो दाईं ओर मुड़ता है, अब वो वापस वो दाईं ओर मुड़ेगा तो वो वापस दाईं ओर मुड़ गया, कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है। जैसा जैसा इसने बोला वैसा वैसा हमने किया, हमारी तरफ से कुछ नहीं किया, अपने आप ये डायग्राम हमारे पास में आ गया। इसके बाद वह पीछे मुड़ जाता है। देखो जब तक वो यहाँ पे आया था उसका मुंह किस तरफ था, इस तरफ था, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि वह पीछे मुड़ जाता है, मतलब वो अपना फेस जो है इधर से चेंज करके किधर कर लेता है, ऐसे मुड़ गया वो और इस साइड उसने अपना फेस कर लिया। अब आपको बताना है कि वह किस दिशा के सम्मुख है, मतलब किस दिशा में उसका मुंह है। तो इधर कौन सी दिशा है, ये देखो इधर कौन सी दिशा, पूर्व है ना, तो पूर्व में उसका मुंह है, ठीक है। यानी उसका फेस किस दिशा में, पूर्व दिशा में। ऑप्शन मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, एक ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो कितने अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है, बना के हमने भी कर ही लिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हम। 49 छात्रों की एक कक्षा में करीम नाम का एक छात्र है। इसकी श्रेणी शीर्ष से 15वीं है, मतलब ऊपर से 15वीं। देखो ऐसे मानो 49 बच्चे हैं, कितने 49 इधर है, ये ऊपर, ठीक है। यहाँ से इसकी श्रेणी कितनी है 15वीं, कौन सी है 15वीं है, ठीक है। अब नीचे से उसकी श्रेणी क्या है वो बताना है, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं 49 हैं, टोटल कितने हैं 49। और अब आपको क्या बताना है कि ऊपर से तो 15वीं है लेकिन नीचे से उसकी श्रेणी जो है वो क्या होगी, ठीक है। अभी आपको पता है ये 2 बार काउंट हो जाएगा, ऊपर से होगा, तो आप क्या करो इससे एक कम लो। टोटल कितने हैं 49, एक कम कितना हो गया 14। 49 में से आप 14 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये याद रखना, डायरेक्ट 15 माइनस नहीं करना क्योंकि ये तो इसकी श्रेणी आ चुकी है। 14 माइनस करना तो कितना आ जाएगा 35, तो नीचे से उसका नंबर कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, पूरे हो गए। अब जल्दी से बता दो कि किसके 45 प्लस सही हुए, अपने अपने बता दो। 45 से कम भी सही हुए तो भी कोई बात नहीं है, आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम नेक्स्ट हमारा मॉडल पेपर या फिर ओरिजिनल पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर नहीं कर रखा है तो शेयर करें साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं और तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो।
और आर्मी वालों को तो वैसे भी कहने की ज़रूरत होती ही नहीं है, अपने आप आपको शेयर कर देना चाहिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए लाइक्स में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।